मंत्री परिषद हमारे यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है। इसके तहत मंत्री परिषद दो प्रकार का होता है, एक तो केंद्रीय या संघीय मंत्री परिषद, दूसरा होता है राज्यों के अंदर मंत्री परिषद। केंद्रीय या संघीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद होता है और उनके बारे में संविधान के दो आर्टिकलों के अंदर प्रावधान किया गया है। एक तो है संविधान का आर्टिकल 74। तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सलाह है व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा। यानी राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो सबसे पहले तो यह कहा गया आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जबकि इसी 74 में दूसरी बात 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार उसे यह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इसकी जांच भी किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। यह भी आर्टिकल 74 में कही गई है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 74। अब हम देखते हैं उसके बाद में कि मंत्रियों की योग्यता क्या होती है, उनकी कार्य शक्तियां, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम योग्यता देखते हैं मंत्रियों की। तो मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो मंत्रियों की एक ही योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य हो और चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो। तो मंत्री बनने के लिए यह योग्यता आवश्यक है कि वह संसद का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या होगा? तो संसद का सदस्य होना आवश्यक है मंत्री बनने के लिए। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उसे, जिस दिन उसकी नियुक्ति की गई है उसके 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, वरना उसका पद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम योग्यता के बारे में देखते हैं दोस्तों, नियुक्ति। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस व्यक्ति की मंत्रियों की नियुक्ति करेगा उसके लिए प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की सलाह से, यानी पीएम की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के बहुमत दल की नेता को करता है, जबकि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद अब हम देखते हैं दोस्तों शपथ। तो शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है अनुसूची 3 के अनुसार। तो अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। मंत्रियों को अनुसूची 3 के अनुसार किसकी शपथ दिलाई जाती है? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलवाता है। मंत्रियों की क्या की जाती है? नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ के बाद में हम देखते हैं त्यागपत्र। तो मंत्री त्यागपत्र किसको देते हैं? तो मंत्री राष्ट्रपति को लिखित में त्यागपत्र देते हैं। अगर कोई मंत्री राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम कार्यकाल। तो मंत्रियों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक, या जब तक पीएम का पद है तब तक वो पद पर बने रहेंगे, या आप कह सकते हो कि लोकसभा के बहुमत तक मंत्री है वो पद पर बने रहेंगे। तो ये मंत्रियों का कार्यकाल है। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। कार्यकाल के बाद में अब हम आगे देखते हैं कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, यानी कैसे हटाया जा सकता है। तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री 2 प्रकार से, एक तो है व्यक्तिगत रूप से मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। वास्तव में मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री
के भिन्न मत से भिन्न मत रखता है तो प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अगर फिर भी वो त्यागपत्र नहीं देता है तो वह राष्ट्रपति को कहता है इसे बर्खास्त कर दो और उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के कौन से सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किसी भी मंत्री को 5 साल से पहले हटा सकती है। यानी लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित हो जाता है किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी, तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इसीलिए एक कहावत है कि मंत्रिपरिषद की नाव है वो एक साथ ही तैरती है और एक साथ ही डूबती है। यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी। तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हम देखते हैं सदस्यीय संख्या, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक प्रावधान किया गया था 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सीटों की अधिकतम प्रधानमंत्री सहित 15% ही होगी। यानी मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो लोकसभा की जितनी सीटें उसका 15%, उसमें प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। तो ये मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो गई प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सीटों की 15%। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि ये तो हो गई मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, यानी वर्तमान में कितनी हो सकती है। जैसे 543 अभी निर्वाचित सदस्य है और 15% अगर देखे जाए तो ये दोस्तों आ जाएंगे लगभग 81 अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। 81 व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है मोदी सरकार में वर्तमान में। तो ये तो हो गया मंत्रिपरिषद की सामान्य बातें। यानी मंत्रियों की योग्यता क्या होगी कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर नहीं है तो भी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। उसके बाद मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री को शपथ अनुसूची 3 के अनुसार पद और गोपनीयता दिलाई जाती है। त्यागपत्र, मंत्री त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और कार्यकाल 5 वर्ष या जब तक प्रधानमंत्री पद पर रहता है तब तक मंत्री पद पर रह सकते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य। अगर वो राज्यसभा का भी कोई व्यक्ति सदस्य है तो भी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद को कैसे भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। उसके बाद सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की अधिकतम 15% ही मंत्रिपरिषद होंगे। अब हम देखते हैं कि मंत्री संघीय या केंद्रीय मंत्रिमंडल कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट या इन्हें आप कह सकते हो कैबिनेट मंत्रियों को बोल सकते हो मंत्री मंडल, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। दूसरे मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं वो आ जाएंगे उप मंत्री। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री परिषद 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। मंत्रिमंडल के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसके अंतर्गत इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री इसके अंदर प्रधानमंत्री और प्रमुख विभागों के मंत्री आ जाएंगे, जैसे रक्षा विभाग आ जाएगा, गृह मंत्री आ जाएगा, वित्त मंत्री आ जाएगा, रेल मंत्री आ जाएगा। ये प्रमुख जो विभागों के मंत्री हैं वो आते हैं कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत। राज्य मंत्री ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और दूसरे आ जाएंगे अधीनस्थ राज्य मंत्री, अधीनस्थ राज्य
मंत्री। तो राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जिनको छोटे विभाग दे दिए जाते हैं लेकिन वो कम महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि अधीनस्थ राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रहकर कार्य करते हैं। उसके बाद उप मंत्री आते हैं, इनको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, इनको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, ये भी अधीनस्थ ही होते हैं और इनको अधीनस्थ आप कह सकते हो या ये प्रशासनिक कार्य करते हैं, प्रशासनिक कार्य उप मंत्री करते हैं। और उप मंत्री है वो राज्य मंत्रियों के अधीन भी रह सकते हैं और मंत्रिमंडल के अधीन भी रह सकते हैं। अब हम इस प्रकार भी इसको देख सकते हैं दोस्तों कि मंत्री परिषद के अंदर तो तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं। जैसे मंत्री परिषद में सभी मंत्री आ जाते हैं, जैसे मंत्री परिषद के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जैसे इसमें पीएम आ गया, पीएम के बाद कैबिनेट मंत्री भी आ जाते हैं मंत्री परिषद में। कैबिनेट के अलावा इसके अंतर्गत राज्य मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री के बाद में उप मंत्री भी आ जाते हैं। तो उप मंत्री, ये सभी मंत्री आ जाते हैं। सभी मंत्री मिलकर क्या कहलाते हैं? तो मंत्री परिषद कहलाते हैं। जबकि केवल मंत्रिमंडल के अंदर प्रधानमंत्री और उसका पीएम वो है केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, तो ये आ जाएगा कैबिनेट मंत्री, ये कहलाता है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है? तो मंत्री परिषद तो संविधान के आर्टिकल 74 और 75 दोनों के अंदर मंत्री परिषद मूल संविधान में यह शब्द था, जबकि मंत्रिमंडल जो शब्द है ये बाद में जोड़ा गया था समय के साथ में, और इसको 44वां संविधान संशोधन 78 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंदर यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों सहित ये सब मंत्रिमंडल जाएंगे। तो मंत्रिमंडल के अंदर कौन से आते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। और ये संविधान में इसका प्रावधान कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में ये बात जोड़ी गई थी कि प्रधानमंत्री और प्रमुख जो मंत्री होंगे यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे उनको मिलाकर मंत्रिमंडल माना जाएगा। तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है लेकिन इसके पास ज्यादा शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री कोई भी बैठक बुलाता है तो केवल कैबिनेट मंत्री की बैठक में ये कार्य किया जा सकता है, जबकि मंत्री परिषद के अंदर सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, यानी तीनों प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। ये हो गया मंत्री परिषद। इसमें मंत्रिमंडल भी आ जाएगा, राज्य मंत्री भी आ जाएंगे, उप मंत्री भी आ जाएंगे। एक किचन कैबिनेट होता है, किचन कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री के कुछ प्रमुख मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के, उनको शामिल किया जाता है किचन कैबिनेट के अंतर्गत। उसके बाद में दोस्तों आती है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव ये मंत्रिमंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं। संसदीय सचिव इन्हें कहा जाता है बिना विभाग वाले मंत्री कहा जाता है। इनको शपथ, नियुक्ति, त्यागपत्र इनकी प्रधानमंत्री करता है। ये कोई मंत्री नहीं होते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो तीनों है ये तीनों मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। दोस्तों आने वाले समय में अपनी ऑनलाइन क्लासें भी चलेगी जिसमें सभी टॉपिक चलेंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी चलेंगे। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करो।